सोचिए एक ऐसी कक्षा की जहां बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि ज्ञान को खुद गढ़ते हैं। परंपरागत चॉकबोर्ड वाली क्लास से हटकर छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हुए अपनी समझ के नक्शे यानी ब्रेन पेज बनाते हुए। बिल्कुल। और ये सिर्फ बैठने की व्यवस्था या ग्रुप बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का एक नया नजरिया है, जिसे स्रोत में लर्नोग्राफी कहा गया है। ये इस बात पर आधारित है कि हम सीखते कैसे हैं, जिसमें शारीरिक क्रियाएं यानी मोटर विज्ञान और हमारे मस्तिष्क के काम करने का तरीका वो सब शामिल है। तो आज की हमारी गहन चर्चा इसी दिलचस्प विषय पर है, मिनिएचर स्कूल्स। ये पारंपरिक कक्षा संचालन प्रणाली में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। हमारी ये चर्चा शिव नारायण के टैक्सुला पेज साइट पर प्रकाशित लेख पर आधारित है, फ्रॉम चॉकबोर्ड टू ब्रेन पेज, राइज ऑफ मिनिएचर स्कूल्स इन लर्नोग्राफी। हाँ, ये लेख बताता है कि कैसे एक बड़ी क्लास को ज्ञान के आदान प्रदान और जिसे ब्रेन पेज कहा गया है उसके विकास के लिए छोटे गतिशील सीखने के स्पेस में बदला जा सकता है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होने के बजाय छोटे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, टीम में काम करते हुए सीखते और सिखाते हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये मिनिएचर स्कूल मॉडल पारंपरिक कक्षा से अलग कैसे है। ये तक्षशिला मॉडल और उसके हैप्पीनेस क्लासरूम के विचार के तहत सीखने वाले की आजादी, मोटर विज्ञान और टीम वर्क जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे करता है। हम इस मॉडल के पीछे के विचारों को देखेंगे, इसकी संरचना और ये काम कैसे करता है उसे समझेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये छात्रों में नेतृत्व, समस्या समाधान और सोच व शारीरिक क्रिया के तालमेल जैसे कौशल कैसे विकसित करता है। ये सिर्फ जानकारी रटने से कहीं आगे की बात है। ये टीचिंग से हटकर लर्नोग्राफी पर ध्यान देना और छात्रों का खुद छोटे शिक्षक बनना, ये वाकई सोचने का एक नया तरीका लगता है। ओके, चलो इसको और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये साफ करें कि ये मिनिएचर स्कूल आखिर हैं क्या। स्रोत के अनुसार एक मिनिएचर स्कूल मूल रूप से 7 छात्रों का एक छोटा फोकस्ड समूह है। दिलचस्प बात यह है कि इस समूह का नेतृत्व कोई बाहरी शिक्षक नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक मॉडल लर्नर या कह लें आदर्श छात्र करता है। यानी पारंपरिक क्लासरूम से बिल्कुल अलग, जहां सारी कमान शिक्षक के हाथ में होती है। यहां तो छात्र ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों के बीच सीखने सिखाने को, पीयर टू पीयर इंटरैक्शन को आसान बनाना और किताबी ज्ञान को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। छात्र सिर्फ जानकारी लेते नहीं, बल्कि टीम वर्क के जरिए सक्रिय रूप से ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाते हैं, यानी अपनी समझ का एक ढांचा, एक मैप तैयार करते हैं। तो ये निष्क्रिय सुनने से सक्रिय भागीदारी की ओर एक बड़ा कदम है। छात्र यहाँ सीखने की प्रक्रिया के एक तरह से मालिक बन रहे हैं। आपने कहा कि क्लासरूम को छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है। हाँ, स्रोत में इसे हैप्पीनेस क्लासरूम कहा गया है, जो ऐसे 7 मिनिएचर स्कूलों में बटा होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 50 छात्रों की एक क्लास छोटे छोटे सक्रिय समूहों में काम कर रही है। 7 मिनिएचर स्कूल, हर एक में 7 छात्र, तो 49 छात्र हो गए। और इन सब का नेतृत्व करने वाला भी कोई होता होगा, कोई ओवरऑल इंचार्ज? बिल्कुल। इन 7 मिनिएचर स्कूलों का नेतृत्व एक फेज सुपीरियर करता है, जो खुद एक उच्च प्रदर्शन करने वाला पहले से प्रशिक्षित छात्र होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 50 लोग हो जाते हैं क्लास में। यह फेज सुपीरियर पूरी कक्षा के सीखने की प्रक्रिया के समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब सिर्फ छोटे समूह बनाना ही नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच नेतृत्व की एक पूरी व्यवस्था भी है। सबसे छोटे स्तर पर मिनिएचर या छोटा शिक्षक, फिर कक्षा के स्तर पर फेज सुपीरियर। अच्छा, क्या इसके ऊपर भी कोई स्तर है? स्कूल लेवल पर? हाँ, स्रोत एक सुपीरियर जनरल का भी उल्लेख करता है, जो स्कूल का शीर्ष छात्र नेता होता है और सभी फेज सुपीरियर्स के बीच समन्वय स्थापित करता है। इनका चयन प्रिंसिपल द्वारा कुछ मानदंडों के आधार पर होता है, जिसमें एकेडमिक प्रदर्शन और पेंसिल पावर यानी लिखने की क्षमता और स्पष्टता वो भी शामिल है। ये तो काफी व्यवस्थित लग रहा है, लेकिन क्या सारी शक्ति सिर्फ इन लीडर्स के पास होती है या निर्णय लेने में और भी लोग शामिल हैं?
स्रोत में एक कोर टीम का भी जिक्र था शायद। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत जरूरी। कक्षा स्तर पर एक कोर टीम होती है जिसमें 3 प्रमुख छात्र नेता शामिल होते हैं, फेज सुपीरियर, सिस्टम मॉड्यूलेटर और क्लास ऑपरेटर। खास बात यह है कि फेज सुपीरियर भी इस कोर टीम के लिखित निर्णय के बिना कक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। निर्णय एक मिनिएचर बुक में दर्ज किए जाते हैं जो पारदर्शिता और सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। वाह, यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर टीम के पास है। ये सहयोग के सिद्धांत को मजबूत करता है। और हर मिनिएचर स्कूल के अंदर जो 7 छात्र हैं, क्या उनकी भी अपनी कुछ खास भूमिकाएं होती हैं? हाँ, बिल्कुल। हर मिनिएचर स्कूल के 7 छात्र मिलकर एक सहयोगी टीम बनाते हैं। इसमें विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, जैसे सिस्टम मॉड्यूलेटर, क्लास ऑपरेटर और स्रोत के अनुसार बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनोवेशन, मैथ्स, फिजिक्स जैसे विषयों के प्रमुख होते हैं। ये छात्र ही असल में छोटे शिक्षक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान हस्तांतरण का संचालन करते हैं। यह संरचना तो दिलचस्प है, जहां छात्र ही सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया को चला रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान हस्तांतरण या लर्नोग्राफी होता कैसे? असल में होता क्या है वहां? स्रोत में ज्ञान हस्तांतरण के 7 अलग-अलग क्षेत्रों या आयामों का जिक्र है और हर आयाम के लिए एक विशिष्ट छात्र भूमिका है। ये थोड़ा जटिल लगता है, क्या इसे आसान बना सकते हैं? हाँ, यहीं पर ये मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, ये मॉडल सीखने की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखता है। ये मानता है कि ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ एक तरह की गतिविधि नहीं है, इसमें कई अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसीलिए इसने ज्ञान हस्तांतरण को 7 विशिष्ट आयामों में बांटा है और हर आयाम के लिए एक समर्पित छोटा शिक्षक या मिनिएचर जिम्मेदार है। और सबसे आकर्षक बात यह है कि हर आयाम को मस्तिष्क के खास हिस्सों या कार्यों से जोड़ा गया है। 7 आयाम, ये तो काफी स्पेसिफिक है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये आयाम कैसे काम करते हैं और मस्तिष्क से कैसे जुड़े हैं? शायद सभी 7 को विस्तार से बताना जरूरी न हो, लेकिन कुछ उदाहरणों से तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, पहले आयाम को लेते हैं, डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। इसे सिस्टम मॉड्यूलेटर नाम का छात्र संभालता है। इसका फोकस है किसी भी विषय की सटीक परिभाषाएं बनाना और समझना। स्रोत इसे ज्ञान की बुनियादी इकाई बनाने जैसा बताता है, जिसे वो ज़ीड कहता है। इसके लिए वो स्पेक्ट्रम बुक का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्रिया में परिभाषाएं इकट्ठा करना, उन्हें खास तरीके से दोहराना, जैसे 3 बार पढ़ना, 2 बार आंखें बंद करके याद करना और फिर उसे लिखना, वो भी ज़ीड पेज पर। ये मस्तिष्क के एसोसिएशन कॉर्टिसेस को सक्रिय करता है, जो जानकारी को जोड़ने और समझने में मदद करते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि परिभाषा को एक्टिवली प्रोसेस करके दिमाग में बैठाना है और दोहराने की खास प्रक्रिया भी है। इंटरेस्टिंग। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? एक और उदाहरण है ब्लॉक सॉल्वर, जिसे बायोलॉजी हेड M31 की भूमिका वाला छात्र देखता है। इसका काम है हल किए गए उदाहरणों से सीखना, खासकर स्रोत पुस्तक के पहले खंड से। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उदाहरण को छोटे समझने योग्य हिस्सों या ब्लॉक में तोड़ा जाता है। स्रोत इसे ब्लॉक लर्नोग्राफी कहता है। फिर हर ब्लॉक को उसी तरह दोहराने और ब्रेन पेज से लिखने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये तरीका समस्या समाधान कौशल विकसित करता है और मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक आयाम परिभाषाओं पर केंद्रित है, दूसरा उदाहरणों को तोड़कर समझने पर। क्या कोई ऐसा आयाम भी है जो जानकारी को बनाने या जोड़ने पर केंद्रित हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव? हाँ, जैसे मॉड्यूल बिल्डर, जिसे इनोवेशन हेड M51 संभालता है। जहां ब्लॉक सॉल्वर समस्या को तोड़ने पर केंद्रित था, वहीं मॉड्यूल बिल्डर समाधान बनाने पर केंद्रित है। ये छात्र अध्याय के कार्यों के लिए समाधान तैयार करता है, स्रोत पुस्तक से मुख्य बिंदुओं और तकनीकों का उपयोग करके। इसमें पहले विचारों का ब्रेन पेज या नक्शा बनाया जाता है, फिर समाधान लिखा जाता है। यह लक्ष्य उन्मुख काम करने की क्षमता, जिसे गो-टू कहते हैं, वो विकसित करता है और मस्तिष्क के सेरिबेला बेसल गैंग्लिया सर्किटरी से जुड़ा है। स्रोत इसे विजुओमोटर लर्नोग्राफी कहता है, यानी देखकर और करके सीखना। तो हमने देखा कि कुछ आयाम परिभाषाओं पर, कुछ समस्या समाधान पर और कुछ समाधान बनाने पर केंद्रित हैं। बाकी के 4 आयाम किन चीजों पर फोकस करते हैं, अगर संक्षेप में बताएं? हाँ,
बाकी के आयाम भी सीखने के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। एक आयाम है फंक्शन मैट्रिक्स, क्लास ऑपरेटर M21, जो सवाल पूछने और विषय की गहराई में जाने के कौशल पर जोर देता है। इसमें मैट्रिक्स बुक का इस्तेमाल होता है। दूसरा है हिप्पोकैम्पस, केमिस्ट्री हेड M41, जो किसी विषय की सामग्री में नेविगेट करने और जानकारी को जोड़ने पर केंद्रित है। ये मस्तिष्क की याददाश्त प्रणाली, खासकर हिप्पोकैम्पस से जुड़ा है। इसमें ज़ीड बुक यानी नोटबुक इस्तेमाल होती है। एक और आयाम है टास्क फॉर्मेटर, मैथ्स हेड M61। ये नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों को समझने और कल्पना व विजुअलाइजेशन का उपयोग करने पर केंद्रित है। ये मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। और अंतिम आयाम, 7वां, है डार्क नॉलेज, फिजिक्स हेड M71। ये नई खोजों, उन्नत अवधारणाओं और जटिल ओपन एंडेड सवालों से निपटता है। ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय सोच और आत्मचिंतन से जुड़े क्षेत्रों को उत्तेजित करता है, जिन्हें जीनियस क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मूल विचार ये है कि सीखने को छोटी विशिष्ट क्रियाओं में बांटना, फिर हर क्रिया के लिए एक छात्र को जिम्मेदार बनाना, बिल्कुल। और इन क्रियाओं को शारीरिक रूप से करना, जैसे लिखकर या मैप बनाकर, ताकि मस्तिष्क के संबंधित हिस्से सक्रिय हों और सीखना ज्यादा प्रभावी हो। यही लर्नोग्राफी का सार है। बिल्कुल सही। ये निष्क्रिय सुनने के बजाय सक्रिय करने पर आधारित है। डूइंग इज लर्निंग। और ये जो शब्द बार बार आ रहे हैं, लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज, मोटर साइंस, ये इसी विचार से जुड़े हैं। लर्नोग्राफी सीखने का ये सक्रिय क्रिया आधारित विज्ञान या प्रणाली है। ब्रेन पेज वो मानसिक नक्शा या समझ है जो इस सक्रिय प्रक्रिया से बनता है। और मोटर साइंस इस बात पर जोर देता है कि सीखने में शारीरिक क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है। और छोटे शिक्षक वे छात्र हैं जो ये सब कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये सब मिलके उस हैप्पीनेस क्लासरूम का निर्माण करता है जिसका जिक्र स्रोत में है। और ये तक्षशिला मॉडल इसी पूरे ढांचे का नाम है, जो खासकर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया लगता है, जिसमें मुख्य विषय, जैसा आपने बताया, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, नवाचार, गणित और भौतिकी हैं। हाँ, और एक और अवधारणा है SOTM फ्रेमवर्क, स्पेस ऑब्जेक्ट टाइम इंस्टेंस मॉड्यूल, SOTIM। ये बताता है कि सीखने का भौतिक स्थान, जैसे मिनिएचर स्कूल का वो कोना, वो अनुभूति और सीखने में कैसे मदद करता है। हर मिनिएचर स्पेस एक तरह का केंद्रित सीखने का क्षेत्र बन जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। इस पूरे मॉडल के मुख्य फायदे क्या बताए गए हैं स्रोत में? बेनिफिट्स? स्रोत कई फायदे गिनाता है। पहला और सबसे स्पष्ट है कि छोटे समूहों में काम करने से छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, एंगेजमेंट। वे सिर्फ पीछे बैठकर सुन नहीं रहे होते। हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है। 7 लोगों के ग्रुप में छुपना मुश्किल है। और दूसरा फायदा शायद यह है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग। सही। मॉडल लर्नर्स और छोटे शिक्षकों के माध्यम से साथियों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण होता है, जो अक्सर पारंपरिक कक्षा की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि छात्र एक दूसरे की भाषा और मुश्किलों को बेहतर समझते हैं। तीसरा, यह पूरा मॉडल मस्तिष्क कैसे सीखता है, इसके सिद्धांतों पर आधारित है, सिर्फ परंपरा पर नहीं। और जैसा हमने अभी देखा, ये ज्ञान प्राप्त करने के कई अलग अलग आयामों को सक्रिय करता है। सिर्फ जानकारी याद करने तक सीमित नहीं रहता। मल्टी डायमेंशनल लर्निंग है ये। बिल्कुल। इसके अलावा ये छात्रों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व और टीम में काम करने के कौशल विकसित करता है, क्योंकि वे लगातार इन भूमिकाओं में होते हैं। स्रोत में एक दिन एक किताब प्रणाली का भी जिक्र है, जो शायद किसी एक विषय पर गहरे फोकस और महारत हासिल करने में मदद करती है, डीप वर्क जैसा कुछ। एक और बड़ा फायदा ये लगता है कि इससे पारंपरिक शिक्षक पर निर्भरता कम होती है। शिक्षक की भूमिका शायद एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर की ज्यादा हो जाती है, ना कि लेक्चरर की। हाँ, ये छात्र केंद्रित मॉडल है, स्टूडेंट सेंट्रिक, और अंततः ये सब मिलकर एक हैप्पीनेस क्लासरूम बनाने में मदद करता है। एक ऐसा माहौल जहां छात्र प्रेरित महसूस करते हैं, सीखने में आनंद लेते हैं और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि ये मॉडल स्केलेबल है, यानी इसे जरूरत के अनुसार ढाला जा सकता है, अडेप्टेबल है। ये फायदे तो काफी आकर्षक हैं, लेकिन क्या ये सब कागज पर ही अच्छा लगता है या इसमें वाकई दम है?
मतलब प्रैक्टिकल कितना है? अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो ये मॉडल शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है। निष्क्रिय जानकारी ग्रहण करने से हटकर सक्रिय ज्ञान निर्माण की ओर। ये सिर्फ एक और शिक्षण तकनीक नहीं है, बल्कि सीखने के माहौल की संरचना को मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के साथ संरेखित करने का, अलाइन करने का एक प्रयास है। ये विचार कि हम विशिष्ट सीखने के कार्यों के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को टारगेट कर सकते हैं और इसे छात्र नेतृत्व वाली संरचना के माध्यम से कर सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। पोटेंशियल बहुत है इसमें। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं? जैसे क्या ये ढांचा बहुत ज्यादा संरचित और सख्त होने का खतरा नहीं रखता? मतलब एकदम रूल बेस्ड। क्या इसमें छात्रों की सहज रचनात्मकता या स्पॉन्टेनिटी के लिए जगह है? ये एक वैध सवाल है, बिल्कुल वैलिड। स्रोत इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन किसी भी इतने संरचित मॉडल में ये संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि ये तर्क दिया जा सकता है कि संरचना और स्पष्ट भूमिकाएं छात्रों को एक तरह की सुरक्षा और दिशा दे सकती हैं, जिससे वे अपनी सीमाओं के भीतर रचनात्मक हो सकें। उदाहरण के लिए, मॉड्यूल बिल्डर की भूमिका स्पष्ट रूप से रचनात्मक समाधान खोजने पर केंद्रित है, तो क्रिएटिविटी का स्कोप तो है। और ये हैप्पीनेस क्लासरूम का विचार क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि छात्र व्यस्त रहते हैं और टीम में काम करते हैं? ये कुछ और भी है? व्यस्तता और सहयोग निश्चित रूप से योगदान करते हैं, लेकिन श्रुत का इशारा इस ओर भी है कि स्वायत्तता यानी अपने सीखने पर नियंत्रण होना, सक्षमता यानी चीजें कर पाने का एहसास और साथियों से जुड़ाव, ये मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें जब पूरी होती हैं तो वे स्वाभाविक रूप से खुशी और प्रेरणा को बढ़ाती हैं। जब छात्र सीखने की प्रक्रिया के मालिक बनते हैं, उसमें ओनरशिप लेते हैं, तो उनमें जिम्मेदारी का भाव आता है जो संतुष्टिदायक हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो मिनिएचर स्कूल कक्षा को छोटी सक्रिय इकाइयों में बदलते हैं। सीखने को 7 आयामों में बांटा गया है, हर एक की अपनी छात्र भूमिका और मस्तिष्क कार्य से जुड़ाव है। ये सब मिलकर निष्क्रिय सुनने को सक्रिय लर्नोग्राफी में बदल देता है, एक्टिव लर्निंग। और इसका परिणाम है हैप्पीनेस क्लासरूम, एक ऐसा माहौल जहां छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और इस प्रक्रिया में गहरी समझ और महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं। ये सिर्फ अकादमिक परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि लगता है कि समग्र विकास पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर केंद्रित है। तो सीखने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? ये मॉडल हमें याद दिलाता है कि सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है। ये रटने से आगे बढ़कर संरचित क्रिया, सहयोग और छात्र नेतृत्व के माध्यम से गहरी समझ और कौशल विकसित करने का एक तरीका सुझाता है। ये दिखाता है कि कैसे सीखने के माहौल को सोच समझकर डिज़ाइन करके हम इसे अधिक प्रभावी, आकर्षक और हमारे मस्तिष्क काम करने के तरीके के अनुरूप बना सकते हैं। ब्रेन कंपैटिबल लर्निंग। हाँ, और ये मॉडल सीखने की क्रियाओं को मस्तिष्क के क्षेत्रों और छात्र भूमिकाओं से बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सीखने के वातावरण को इस तरह संरचित करने में अगला विकास क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी भूमिकाएं विषय विशेषज्ञता पर आधारित हैं, जैसे बायोलॉजी हेड, मैथ्स हेड। क्या भविष्य के मॉडल इन भूमिकाओं को और भी ज़्यादा व्यक्तिगत बना सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं? शायद व्यक्ति की विशिष्ट संज्ञानात्मक शक्तियों या सीखने की शैली के आधार पर। क्या हम ऐसे सीखने के माहौल बना सकते हैं जो हर छात्र के मस्तिष्क के अनूठे तारों से उनकी यूनिक वायरिंग से और भी बेहतर तालमेल बिठा सके? ये वाकई सोचने वाली बात है। सीखने को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और मस्तिष्क अनुकूल कैसे बनाया जाए, पर्सनलाइजेशन का अगला लेवल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। बहुत कुछ जानने को मिला। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए अंतर्दृष्टि के साथ।